हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो सब? एकदम मस्त, बढ़िया, मज़े में, फैंटास्टिक, फैंटाबुलस, मज़ेदार, झरनाटेदार चल रहा है ना। बहुत सही, चलना भी चाहिए। तो कल की डेट पे हमने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन जो चैप्टर था वो ख़त्म कर दिया। नहीं सर जी, ख़त्म नहीं हुआ। ऐसे नहीं हुआ यार। मैं तो सब कुछ पढ़ा दिया है। अरे सर जी, वो रह गया। मैं तो क्या क्वेश्चंस। अरे वाह, जानते हो तुम लोग, बिना क्वेश्चंस के कैसे ख़त्म हो सकता है भाई। तो हाँ, आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशंस। ठीक, बढ़े आगे। हाँ जी। तो एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस जो है हमारे पास, चलिए भाई शुरू करते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ सवाल, उनके जवाब देंगे। न्यूमेरिकल्स हो गया, हल कर देंगे भाई, सॉल्व कर देंगे। ठीक, शुरू करें। लिखा है, एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस अ नेट जीरो एक्सटर्नल एंड बैलेंस्ड फोर्स। एक ऑब्जेक्ट के ऊपर बाहर से लगने वाला जीरो, नेट जीरो अनबैलेंस फोर्स एक्सपीरियंस होता है। इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रेवलिंग विद अ नॉन जीरो वेलोसिटी? क्या किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए ये चीज़ पॉसिबल है कि वो चल रहा हो पर वेलोसिटी जीरो हो? सर जी कैसी बातें कर रहे हो यार। मैंने कहा हाँ यार, होता है। तो लिखा हुआ, इफ यस स्टेट द कंडीशन दैट मस्ट बी प्लेस ऑन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। अगर आपका जवाब हाँ है तो बताइए भैया कंडीशन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ साथ। इफ़ नो, अगर जवाब नहीं है तो भैया जवाब दो। तो भैया मेरा जवाब तो यस। मेरा जवाब क्या है? यस। क्या भैया? यस। कि हाँ भैया, कोई भी एक ऑब्जेक्ट नॉन ज़ीरो वेलोसिटी के साथ चल सकता है। चल सकता, ठीक है ना। तो इट इज़ पॉसिबल फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी ट्रेवलिंग विद अ नॉन जीरो वेलोसिटी इफ इट एक्सपीरियंस अ नेट जीरो एक्सटर्नल बैलेंस फोर्स। मतलब कि अगर उसके ऊपर बिना कोई फोर्स लग रहा, मतलब वो बिल्कुल नेट जीरो अनबैलेंस फोर्स भी एक्सपीरियंस कर रहा हो, फिर भी उसकी वेलोसिटी नॉन जीरो हो, तो ऐसा हो सकता है। तो वह ना नॉन जीरो अनबैलेंस फोर्स किसी भी बॉडी पर लगता है, जब भी कोई नॉन जीरो अनबैलेंस फोर्स किसी बॉडी के ऊपर लगता है, किसी ऑब्जेक्ट पर लगता है, तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में चेंज होती है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है हल्का सा। ठीक है, तो चेंज में भी वेलोसिटी मैग्नीट्यूड, ठीक है, या तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज आ सकता है, या तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज आ सकता है, या फिर दोनों में बदलाव आ सकते हैं। तो जब जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स कोई ऑब्जर्व करता है, कोई ऑब्जेक्ट फील करता है, तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो होता है वेलोसिटी का, वो कांस्टेंट रहना चाहिए, वो नहीं बदलना चाहिए। तभी नॉन जीरो वेलोसिटी की बात आती है, तभी अनबैलेंस फोर्स की बात आती है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं जरा। यस, इट इज़ पॉसिबल फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी ट्रेवलिंग विद अ नॉन जीरो वेलोसिटी। ये बात पॉसिबल है भैया कि कोई ऑब्जेक्ट चलेगा तो वेलोसिटी तो उसकी नॉन जीरो ही होगी। ठीक, इफ इट एक्सपीरियंस अ नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, बल्कि उसके ऊपर कोई भी बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है। तो व्हेन अ नॉन जीरो अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, तो जब भी कोई नॉन जीरो अनबैलेंस फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है, इट्स वेलोसिटी चेंजेस, उसकी वेलोसिटी में क्या आता है? बदलाव आता है। हेयर चेंजेस में बी वेलोसिटी मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो बदलाव हो रहे होंगे वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के हो रहे होंगे, या तो वेलोसिटी के डायरेक्शन के हो रहे होंगे, और बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, या फिर दोनों ही मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का बदलाव आ रहा होगा। तो देयर फोर वेन नॉन जीरो एक्सटर्नल फोर्स, देयर फोर वेन जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, तो जब भी क्या होता है, कोई जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पे लगती है, तो इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी मस्ट बी कांस्टेंट। तो उसका जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। क्लियर? अगला सवाल, व्हेन अ कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक डस्ट कम्स आउट ऑफ इट, एक्सप्लेन। भैया एग्जांपल पढ़ चुके हैं। जब भी कोई कारपेट के ऊपर बीट करते हैं, पीटते हैं उसे, तो डस्ट बाहर आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भैया कारपेट और जो डस्ट पार्टिकल्स है वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे, एसोसिएटेड थे, एक दूसरे से कनेक्टेड थे, रेस्ट के फॉर्म में थे। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने स्टिक मार दी, जैसे ही हम स्टिक मारते हैं तुरंत क्या होता है, जो कारपेट है वो मोशन में आ गई, पर डस्ट पार्टिकल तो मोशन में आए नहीं, डस्ट पार्टिकल वहीं रह गए ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। है ना, याद करो, बताया था इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, तो जिसकी वजह से क्या होता है, डस्ट पार्टिकल बाहर आ जाते हैं। ठीक, यही चीज लिखी। तो इनिशियली द कारपेट एंड लूज डस्ट पार्टिकल विच आर एसोसिएटेड विद द कारपेट, जो कि कारपेट से जुड़े हुए थे, आर इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, रेस्ट में थे। तो व्हेन द कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक, जब भी किसी कारपेट को स्टिक से पीटा जाएगा, द कारपेट इमीडिएटली कम्स इनटू मोशन, तो
तो कारपेट अचानक से किस में आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी। बट द डस्ट पार्टिकल एसोसिएटेड विद कारपेट लूजली डू नॉट सेट इनटू मोशन, लेकिन जो हल्के से जुड़े हुए थे कारपेट के साथ वो तो मोशन में आ नहीं पाए, ठीक है, सेम टाइम पे, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, क्योंकि वो रेस्ट में थे। तो एज अ रिजल्ट द डस्ट पार्टिकल्स आर लेफ्ट बिहाइंड रिलेटिव टू कारपेट एंड गेट सेपरेटेड। तो फिर क्या होगा कि वो पार्टिकल्स सेपरेट हो जाएंगे। अगला सवाल, वाई इट इज एडवाइज टू टाई एनी लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ अ बस विद अ रूफ। भैया सब एकदम पढ़ चुके हो, याद आ रहा होगा ना, एग्जाम्पल्स पढ़े हैं सारे। क्यों भैया बस के ऊपर लगेज को बांध देना चाहिए, समझो ज़रा। देखो अब जो लगेज, ठीक है ना, वो जब बस के ऊपर बांधा जाता है तो वो एक लूज मास है, ढीला मास है, ठीक है। तो जब अचानक से चलती हुई बस सडनली स्टॉप होती है, तो चूंकि क्या था कि अभी के टाइम पे वो जो लगेज था वो इनर्शिया ऑफ मोशन में था, बस के साथ क्योंकि कनेक्टेड था। तो जैसे ही बस रुकेगी, मतलब जो भी लगेज था वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे था, रुका हुआ था, तो जैसे ही बस रुकेगी तो उसको झटका देगी और अचानक से लगेज किधर आ जाएगा, आगे आ जाएगा, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। तो वो आगे आ जाएगा क्योंकि भैया बस रुकी, बस रेस्ट में आ गई, पर लगेज तो फील नहीं किया ना, लगेज तो मोशन में ही था, तो वो अचानक से आगे निकल जाएगा, है ना, इस वजह से होता है, ठीक। तो लगेज ऑन द टॉप ऑफ द बस एक्ट्स एज अ लूज मास, सो व्हेन अ मूविंग बस सडनली अप्लाइज द ब्रेक्स द लगेज कंटिन्यूस मूविंग फॉरवर्ड, लगेज आगे जा रहा है बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से, एंड इज लाइकली टू फॉल डाउन, और वो गिर जाएगा। तो सिमिलरली इफ अ स्टेशनरी बस एक्सेलरेट सडनली, अगर मान लो कि अचानक से बस एक्सेलरेट करे, अचानक से बढ़े आगे, लगेज कंटिन्यूज टू बी इन द सेम स्टेट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तो उस मोमेंट पे लगेज कैसे है, रेस्ट फॉर्म में है। जब बस रुकी हुई है और अचानक से बस चल दे तो लगेज तो रेस्ट फॉर्म में है, तो एज अ रिजल्ट इट इज लेफ्ट बिहाइंड रिलेटिव टू बस स्टैंड एंड फॉल्स फ्रॉम बैकवर्ड। तो क्या होगा, अचानक से वो लगेज पीछे गिर जाएगा। प्रोवाइड द फॉलिंग ऑफ लगेज, तो ऐसे ही लगेज ना गिरे, ठीक है, इट शुड बी टाइड विद अ रोप, तो उसे किससे बांध दिया जाता है, रोप से बांध दिया जाता है, क्लियर। नेक्स्ट, अ बैट्समैन हिट्स अ क्रिकेट बॉल व्हेन व्हिच देन रोल्स ऑन अ लेवल ग्राउंड। एक बैट्समैन जब भी किसी क्रिकेट बॉल को हिट करता है तो वो किसी लेवल ग्राउंड पर रोल करते हुए जाती है। आफ्टर कवरिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद, द बॉल कम्स टू रेस्ट, तो बॉल किस में आ जाती है, रेस्ट में आ जाती है। द बॉल स्लोज टू अ स्टॉप, और फिर बॉल धीरे धीरे करके रुक जाती है। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। पहला, द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ, क्या बैट्समैन ने बॉल को सही ढंग से नहीं मारा, ठीक। दूसरा, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल होती है जितनी हम फोर्स लगाते हैं, मतलब जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी वेलोसिटी बढ़ेगी। दूसरा, देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन, तीसरा है कि बॉल के ऊपर कोई तो फोर्स लग रहा है जो मोशन को रोक रहा है। चौथा, देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स ऑन द बॉल सो द बॉल वुड वांट टू कम टू रेस्ट, ठीक है। भैया पहला सवाल, पहला एग्जांपल ये था कि बैट्समैन ने क्या बॉल को ढंग से नहीं मारा, नहीं यार ये तो नहीं, ये गलत है। बैट्समैन ने मारा यार, पूरी ताकत से मारा, ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि नहीं मारा है। और अगर चलो जितना मारा रोल तो करनी चाहिए, तो रोक क्यों गई। वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड, ना भैया ये चीज नहीं होती, ये तो डिपेंड करता है मास के ऊपर भी, मास के ऊपर भी करता है ना, तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तीसरा, देर इज अ फोर्स ऑन बॉल अपोजिंग द मोशन, ये हो सकता है भाई, हो सकता है, क्योंकि देखो जब बॉल को मारा तो बॉल के ऊपर एक फोर्स लग रही थी जो बॉल को रोकने की कोशिश कर रही थी, एग्जैक्टली। तीसरा ऑप्शन भैया मेरे हिसाब से करेक्ट है, करेक्ट। चौथा, देर इज नो अनबैलेंस फोर्स ऑन द बॉल, अरे यार ये कैसी बात है, सो द बॉल वुड वांट टू कम टू रेस्ट, ये कौन सी बात है। करेक्ट ऑप्शन सी है, सी सी, आंसर भी कह रहा सी। तो देर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन, मोशन को रोकने के लिए बॉल के ऊपर एक फोर्स लग रहा है, दिस फोर्स इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये फोर्स फ्रिक्शन है बिटवीन द बॉल एंड द सरफेस ऑफ ग्राउंड, ठीक, क्लियर। अगला सवाल, ये भैया न्यूमेरिकल, अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, चलो भैया इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड मूव्स डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है ना। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड, तो कितना डिस्टेंस कवर किया, 400 मीटर कवर किया, कितने देर में, 20 सेकेंड में कवर किया, ठीक है भाई। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, ए निकालने को बोल रहा है। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 7 टन, साथ साथ फोर्स निकालने को बोल रहा है और बोल रहा है कि अगर मास, उसका मास कितना हो, 7 टन, 7 टन, टन को जरा चेंज कर लो, एक टन में 1000 kg होता है, मल्टीप्लाई कर लो तो 7000 kg हो गया, ठीक।
तो पहले भैया हमें एक्सेलरेशन निकालना है। क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के फॉर्मूला होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, एस है 400, यू है 0 तो टी के साथ 0 हो जाएगा, 1/2 ए टी टाइम 20 का स्क्वायर। ठीक है, 400 बराबर 1/2 इंटू ए इंटू 400, इससे ये कटा 200 आएगा, 200 डिवाइड कर दो जाके, 400 डिवाइड बाय 200, तो एक्सेलरेशन बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया एक्सेलरेशन। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट फोर्स निकालना है। फोर्स बोला जा रहा था, अभी पता है, फोर्स निकाल लेंगे। एफ बराबर एम ए, मास है 7000, एक्सेलरेशन है 2। ठीक, तो 14000 आ गया। कितना आ गया? 14000 न्यूटन आ गया। क्लियर हो गया बच्चा लोग? एकदम था ना, इजी पीजी, खत्म। नेक्स्ट, a stone of 1 kg is thrown with a velocity of 20 meter per second across the frozen surface of lake and comes to rest after traveling a distance of 50 meter। तो भैया एक लेक है ऐसे करके, इस लेक के ऊपर यहाँ से एक पत्थर फेंका गया 1 किलो का 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ, और फिर कुछ दूरी के बाद, मतलब कुछ दूरी क्या, यहाँ से यहाँ मान लो 50 मीटर ट्रेवल करने के बाद वो इस जगह पे जा करके क्या हो गया? रुक गया। तो व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस? तो कितनी फोर्स लग रही है? ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मतलब कि एफ निकालना। क्या निकालना? एफ निकालना। ठीक है भाई, मास दे रखा है 1 kg, कितना दे रखा? 1 kg। कितनी वेलोसिटी के साथ फेंका गया? 20 मीटर, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। रुक गया था भाई, रुक गया था मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक, और डिस्टेंस कितना चला? एस 50 मीटर। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एम ए होता है ना, ए तो हमें पता नहीं, ए के लिए वी माइनस यू अपॉन टी चाहिए होता, टी भी नहीं पता, लेकिन हमें एक चीज़ पता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तो होता है ना, होता है ना, होता है। लगा दो भाई, यहाँ से निकाल लो, ए निकाल लेंगे, वी है 0, यू है 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, एस है 50, 20 का स्क्वायर 400 हो गया, 400 को इधर भेज तो माइनस हो जाएगा, 52 से 100, 100 एक माइनस 400 अपॉन 100, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि भैया कौन सी फोर्स लग रही थी? फ्रिक्शन फोर्स लग रही थी, और फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है? अपोजिट फोर्स होती है, तो उल्टी साइड लग रही है। ठीक है, तो माइनस में आया। अब एफ बराबर है मेरे को, मास कितना था? 1 था, एक्सेलरेशन कितना था? -4, तो कितना आ गया? -4 न्यूटन, -4 न्यूटन। तो फोर्स माइनस में क्यों आ रहा है? क्योंकि भैया फ्रिक्शन फोर्स था, इस वजह से माइनस में आ रहा है, बता चुका हूँ। अगला सवाल, ए 8000 kg इंजन पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स। बोला जा रहा है एक 8000 किलो का इंजन 5 बोगियों वाली ट्रेन, मतलब 5 डब्बे लगे, उसको खींचता है, ईच ऑफ 2000 kg, और सबका वजन 2-2000 किलो का है। एक हॉरिजेंटल ट्रैक है, हॉरिजेंटल मतलब ऐसे खींच रहा है। तो इफ द इंजन एग्जर्ट्स अ फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन, तो अगर इंजन 40,000 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, एंड द ट्रैक ऑफर्स अ फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ 5000 न्यूटन, और कोई जो ट्रैक है, जिस ट्रैक पर चल रही है, वो 5000 न्यूटन की फोर्स लगा रही है, देन कैलकुलेट द नेट एक्सिलरेटिंग फोर्स। एग्जैक्टली नेट एक्सिलरेटिंग फोर्स कितना लगा? अब देखो 40,000 न्यूटन तो वो लगा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स वो लगा रहा है, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस एक्सेलरेटिंग फोर्स बताएगा। क्योंकि भैया खींच ले रहा है ना इंजन, इंजन तो खींच ले रहा है, मतलब ज़मीन जो फ्रिक्शन फोर्स लगा रही है, जो ट्रैक लगा रहा है, वो तो कम लगा रहा है। तो हमें एग्जैक्टली वो फोर्स लगाना है कि बीच का डिफरेंस कितना है, कि जो इंजन है वो कितनी एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो पहला सवाल ए वाला, ठीक है, कितना है भैया? 40,000 न्यूटन फोर्स लग रही है। ठीक, तो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स निकालो, नेट एक्सेलरेशन फोर्स ऑफ इंजन। ठीक, कितना लगा रहा था भैया इंजन? 40,000 लगा रहा था, और ट्रैक कितना लगा रहा? 5,000 लगा रहा। कितना आ गया? 40,000 5,000 गया 35,000, 35,000 न्यूटन फोर्स लग रहा। क्लियर, क्लियर। अगला, द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, ट्रेन का एक्सेलरेशन कितना? निकाल लो भैया ट्रेन का एक्सेलरेशन। एफ बराबर एम ए होता है। ठीक, फोर्स निकालना,
फोर्स तो पता है हमें कितना लगा रही भैया ट्रेन फोर्स, 35,000 लगा रही है। कितना लगा रही है? 35,000 लगा रही है। मास कितना है 5 डिब्बों का, एक डिब्बे का 2,000 इंटू 5 इंटू ए एक्सेलरेशन, तो ए बराबर 35,000 डिवाइड बाई 2,005 मतलब 10,000, तो ए बराबर कितना आ गया 35,000 10,000 से डिवाइड होगा 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। तो एक्सेलरेशन हमें कितना मिल गया 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिल गया। ठीक, तीसरा सवाल है द फोर्स ऑफ वेगन 1 ऑन वेगन 2। वेगन 1 मतलब बोगी का जो डिब्बा एक है वो दूसरे डिब्बे पे कितना फोर्स लगा रहा होगा। ठीक, तो सभी फोर्स आपस में बराबर है क्योंकि हर एक डिब्बे का वजन कितना है 2,000 kg है। ठीक, तो मास ऑफ वेगन बिहाइंड वेगन 1 समझो कितने डिब्बे लगे हैं 5 लगे, 5 लगे। ठीक, तो पहले वाला 2,000 किलो का है भैया। ठीक, बाकी के कितने डिब्बे हैं इसके पीछे 4 डिब्बे और हैं, तो 4 इंटू 2,000 मतलब कि 8,000 किलो वजन घसीट रहा है। एक जो ये डिब्बा है 2,000 किलो का ये 8,000 किलो वजन घसीट रहा है, तो फोर्स निकाल लो F बराबर m है। मास कितना 8,000, एक्सेलरेशन कितना था 3.5 हो रहा था, इतना ही तो हो रहा था, मल्टीप्लाई कर लो तो 0 0 0। ठीक, 35 8 जा 28। ठीक, न्यूटन 28,000 न्यूटन आ गया। कितना आ गया भैया 28,000 न्यूटन। क्लियर, ये हो गया आंसर। चकाचक एकदम इजी पीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज़ अ मास ऑफ 1500। कोई गाड़ी है जिसका वजन 1500 किलो है, एम बराबर 1500 किलो, तो व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड रोड। तो फोर्स और गाड़ी के बीच में कितना फोर्स लग रहा होगा, मतलब गाड़ी के बीच में और नीचे रोड के बीच में कितना फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, व्हीकल एंड रोड इफ द व्हीकल इज स्टॉप्ड विद अ नेगेटिव एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन नेगेटिव फॉर्म में पहले से दे दिया 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो इतना मैंने समझा दिया, इसके आगे का सवाल आप लोग खुद करो, फॉर्मूला लगाओ कर लो, छापना नहीं, सोल्यूशन दे रखा है इसका मतलब ये नहीं कि छाप लो। ठीक, अगला, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी v। मोमेंटम क्या होता है बच्चा लोग, E बराबर mv, याद है, तो बस चौथा ऑप्शन mv। यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, 200 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल फोर्स यूज करते हुए वी इंटेंड टू मेव अ वुडन कैबिनेट अक्रॉस अ फ्लोर एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो एक बड़ा सा कोई लकड़ी का है, उसको हम हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे घसीट ले रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, वेलोसिटी नहीं बदल रही। तो व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स दैट विल बी द एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट। तो कैबिनेट के ऊपर कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, तो भैया 200 न्यूटन फोर्स हम लगा रहे हैं, ठीक है ना, घसीटने के लिए इधर। ठीक है, तो नीचे जो फ्लोर होगा ऐसे करके, तो वो इस तरफ को भी उतना ही फोर्स लगा रहा होगा, अपोजिंग फोर्स, ये तो पता है ना, हमेशा फोर्स बराबर लगता है। ठीक है, बस क्लियर है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा, शुड बी 200 न्यूटन। ठीक, पढ़ लो भैया, ये लिखा हो, टू मूव द कैबिनेट विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, किसी कैबिनेट को कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कराने के लिए द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द कैबिनेट मस्ट बी जीरो। कितनी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो द फोर्स शुड बी बैलेंस्ड, फोर्स बैलेंस होनी चाहिए। सो टू बैलेंस अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, 200 न्यूटन फोर्स को बैलेंस करने के लिए एन इक्वल अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स इज रिक्वायर्ड, तो उतना ही अपोजिट फोर्स चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू फ्रिक्शनल फोर्स शुड बी 200 न्यूटन इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो अपोजिट डायरेक्शन में भी 200 न्यूटन की फोर्स लगेगी। क्लियर। अगला सवाल क्या है बच्चा लोग, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन व्हेन वी पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट। थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर पुश करते हैं तो ऑब्जेक्ट पुशेस बैक ऑन अस, तो ऑब्जेक्ट भी हम पे धक्का देता है विद एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। ठीक, तो इफ द ऑब्जेक्ट इज अ मैसिव ट्रक पार्क्ड अलोंग द रोड साइड, तो मान लो ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रक है जो रोड साइड पर खड़ा है, इट विल प्रोबेबली नॉट मूव, तो वो तो हिलेगा नहीं। ठीक है साहब, नहीं हिलेगा। A student justify this by answering that the two opposite and equal force cancel each other। तो स्टूडेंट ने ये बात बताई कि जो दो अपोजिट और इक्वल फोर्सेज है वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। ठीक, तो कमेंट ऑन दिस लॉजिक एंड एक्सप्लेन व्हाई द ट्रक डज नॉट मूव। तो बताना है कि भैया ये बात पे कमेंट करो और साथ साथ ये बताओ कि ट्रक क्यों नहीं मूव होगा। समझो, अब यहाँ पे जो लड़का है उस बात को जस्टिफाई नहीं कर रहा भैया, ट्रक क्योंकि भारी, क्या है बच्चा लोग, भारी। समझो सब बता दो, इसमें जो लिखा है एक बार पढ़ो,
द लॉजिक ऑफ द बॉय इज नॉट जस्टिफाइड। बॉय जो लॉजिक लगा रहा है वो जस्टिफाइड नहीं, बिकॉज द ट्रक इज गोइंग टू मूव ओनली ड्यू टू द अनबैलेंस। ट्रक ट्रक जो है वो तभी मूव करेगा जब अनबैलेंस्ड फोर्स होगा, मतलब हम जो फोर्स लगाएंगे वो ज़्यादा होगा और ट्रक जो हम पे रेजिस्टेंट फोर्स लगाएगा वो कम होना चाहिए। विच इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन द बॉय पुशेस द अर्थ। अब ये तब प्रोड्यूस होगा जब बॉय अर्थ के ऊपर धक्का लगा रहा होगा, नीचे खड़ा होगा, अर्थ पे धक्का लगा रहा होगा, तब आगे मूव कर रहा होगा विद हिज फीट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, पीछे डायरेक्शन। तो हाउएवर दिस फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अर्थ इज इनसफिशिएंट टू ओवरकम। तो क्या होगा कि जो भी बच्चा फोर्स लगा रहा है, जो भी बच्चा फोर्स क्रिएट कर रहा है जब अर्थ को धक्का देते हुए, वो कम हो रही है, ठीक है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय द व्हील्स ऑफ द ट्रक एंड हेंस इट डज नॉट मूव, ठीक है। लेकिन जो पहिए फोर्स लगा रहे हों वो ज़्यादा फोर्स लगा रहे हों, जिसकी वजह से ट्रक मूव नहीं करेगा। समझ? नेक्स्ट, अब लिखा है, क्या लिखा है समझो। ये भैया इसका सोल्यूशन लिखा है, मतलब सोल्यूशन तुम लोग करो। लिखा है बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, हम समझा देते हैं। m बराबर 10 ग्राम, ट्रेवलिंग हॉरिजेंटली विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड, ठीक। मतलब इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है u बराबर 150 मीटर पर सेकेंड। स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक, और एक वुडन ब्लॉक उस पर जाके टकराती है, एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.03 सेकेंड, और टाइम लगता है 0.03 सेकेंड के अंदर वो रेस्ट में आ जाती है। मतलब कि जो v है फाइनल वेलोसिटी वो क्या हो जाती है 0 मीटर पर सेकेंड। तो कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन, मतलब कि s कैलकुलेट करना है ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक, एंड ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, और फोर्स भी निकालना है। क्या निकालना है? फोर्स भी निकालना है, ठीक। क्वेश्चन हो जाएगा। s निकालना है, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूला होता है ना, a निकाल लो या फिर वो फॉर्मूला लगा दो, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, उससे भी कर लोगे, हो जाएगा। तो वहाँ से क्या निकल आएगा? s निकल आएगा, है ना। एक्सेलरेशन निकालने के लिए v माइनस यू अपॉन टी लगा दो, एक्सेलरेशन निकल आएगा। फिर फोर्स निकालना है तो मास इनटू एक्सेलरेशन लगा दो, निकल आएगा। क्लियर? कर लोगे? अरे आंसर भी आ गया। अरे नहीं नहीं, आंसर नहीं दिखाऊंगा मैं, खुद से करोगे, ठीक। अगला सवाल, ये वाला भी आप लोग को होमवर्क दे दूँगा मैं, खुद से करोगे। चलो, ठीक। लिखा है ना, ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg, एक मास 100 kg का एक ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम अ वेलोसिटी, उसको लगातार एक्सेलरेट किया गया, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी उसकी 5 मीटर पर सेकंड थी, फाइनल वेलोसिटी उसकी 8 मीटर पर सेकंड हो गई। टाइम लगा उसे 6 सेकंड का। कितना टाइम लगा? 6 सेकंड का। तो कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम, तो दो अलग अलग मोमेंटम निकालना है, ठीक। एक हमें P1 निकालना है, एक हमें P2 निकालना है, ठीक। अब P का फॉर्मूला क्या होता है? mv। तो एक बार इनिशियल वेलोसिटी रख के निकालोगे, एक बार फाइनल वेलोसिटी रख के निकालोगे, हो जाएगा ना। ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, और साथ साथ फिर फोर्स भी बताओ, ठीक। एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, हो जाएगा। एक बार फॉर्मूले में P1 बराबर mu रखो, एक बार फॉर्मूले में P2 बराबर mv रखो, और दोनों के बीच का तुम्हें मोमेंटम पता चल जाएगा दोनों का। फिर फोर्स लगाना है तो m इंटू ए रख दो, ए निकालने के लिए P बराबर u प्लस ए टी लगा दो। सोल्यूशन बगल में है, देख लेना, परंतु छापना है। इतनी मेहनत करी है मैंने समझाने में, खुद कर लोगे ना, यू नो दैट ड्रिल, समझ गए। चलो ये वाला सवाल मैं बता रहा हूँ, नहीं तो बोलोगे सर जी कुछ बताते ही नहीं है, हम ही दे दिए सब लोगों को। हम बता देते हैं। हाउ मच मोमेंटम विल अ डंबल ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर एंड डज नॉट रिबाउंड। बोला जा रहा है कि अगर कोई 10 किलो का डंबल छूट गया, 80 सेंटीमीटर से नीचे गिरा, फिर उछला नहीं, तो बताओ जरा कितना मोमेंटम लगाएगा। मतलब P निकालना है। क्या निकालना बच्चा लोग? P निकालना है, ठीक है। निकाल लेंगे P। टेक इट्स डाउनवर्ड एक्सेलरेशन टू बी 10 मीटर पर सेकेंड। अब बोला जा रहा है नीचे की तरफ जो एक्सेलरेशन लगेगा वो लग रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं क्या ठीक है भाई। मास m बराबर 10 kg रखो। अब जब हाथ में जिस वक्त डंबल था, ठीक, उस वक्त उसकी वेलोसिटी कितनी थी? कितनी थी बच्चा लोग बताओ, कितनी थी? हाथ में डंबल था मतलब छूटा नहीं, जीरो रही है ना। अब जब नीचे गिरा होगा तो कुछ तो वेलोसिटी रही होगी, मतलब v पता करना है। एक्सेलरेशन दे दिया, m दे दिया, u दे दिया, v दे दिया,
टाइम दिया है क्या, टाइम दिया क्या, टाइम की ज़रूरत पड़ेगी क्या, देखते हैं, पड़ेगी तो निकाल लेंगे, नहीं पड़ेगी तो पहले तो ये डिस्टेंस कवर कर लो। एस बराबर 80 सेंटीमीटर है तो कितना आ जाएगा, 0.8 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.8 मीटर। निकालो पहले वेलोसिटी वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 एच रखें, तो वी स्क्वायर बराबर यू की वैल्यू 0 उसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन 10 है इंटू एस मतलब 0.8 है, तो वी स्क्वायर बराबर 20 इंटू 8 मतलब 16, तो वी बराबर √16, तो वी बराबर 4 मीटर पर सेकंड आ गया। फाइनल वेलोसिटी 4 आ गई। फॉर्मूला क्या होता है, पी बराबर एम वी होता है, तो पी बराबर एम की जगह पे 10, वी की जगह पे 4, तो पी बराबर कितना हो गया, 40 kg मीटर पर सेकंड हो गया। आ गया था ना, एकदम इजी पीजी। ठीक, आंसर खत्म, एक्सरसाइज इतनी थी, खत्म, चकाचक। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सबका। इसका हो गया, दिस वन, दिस, ओके हो गया, इसका, इसका, इसका हो गया। ठीक, नेक्स्ट, ये मुझसे करना है, ये वाला भी मुझसे करना है, ये वाला मैंने बताया। ठीक है ना, बढ़िया से चैप्टर खत्म, सॉल्व प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ रही थी, चैप्टर प्रॉब्लम आ रही थी, खत्म खत्म खत्म। ठीक, कमेंट सेक्शन में राधे राधे डाल देना। ठीक, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।